चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो हम लोग क्लास में किए हुए थे, उसी को रिकॉल कर लें। कांस्टेंट वाला एक क्वेश्चन था। तो कांस्टेंट के क्वेश्चन को सिंपली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सम ऑफ द लेंथ, कोई भी स्ट्रिंग के साथ ब्लॉक सस्पेंडेड है तो टोटल लेंथ कांस्टेंट होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से ये पुली कनेक्टेड है, इसके बाद इसके ऊपर ये स्ट्रिंग रैप किया हुआ है। तो हम लोग लेंथ जो लेते हैं ये इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। तो ये आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर बिल्कुल यहां से जहां से ये सपोर्ट है वहां से लेंथ लेते हैं। तो जब ये ब्लॉक का लेंथ x1 है इस पुली से और इसका लेंथ x2 है, यदि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये वाला ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा, तो टोटल लेंथ रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब यहां पर x1 लेंथ और x2 लेंथ, इनका सम कांस्टेंट हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं ये लेंथ वैरी कर रहा है टाइम के साथ। तो लेंथ को यदि हम L मान ले तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से वेलोसिटी को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहां इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के लेंथ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड स्ट्रिंग के लेंथ को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये पहले स्ट्रिंग का वेलोसिटी v1 देगा, इसका वेलोसिटी v2 देगा। इसका मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, तो v1 इज इक्वल टू माइनस v2। तो जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा उतने ही वेलोसिटी से ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा। इसका मतलब यदि वेलोसिटी को हम फर्दर डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू माइनस a2। वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इधर वेक्टर लगा दें, इस पर भी वेक्टर, और ये वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है। तो ये a1 इज इक्वल टू माइनस a2। ये इंडिकेट कर रहा है कि जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। यही कल हम लोगों ने किया था। इसके रिजल्ट को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहां पर a1 इज इक्वल टू माइनस a2। दूसरा कंडीशन यहां पर यह है कि इस तरह से पुली अरेंज्ड है, ब्लॉक अरेंज्ड है। अब यहां पर देखना है कि कौन सा पुली फिक्स है। ये पुली फिक्स्ड है। और यहां पर एक चीज हम लोग ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये फिक्स होगा, ये स्ट्रिंग टाइट होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा, मासलेस होगा। अब पहले हम ये देख रहे हैं कि यदि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ये पुली भी नीचे मूव कर रहा है। ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड पुली है। ये पुली मूव करेगा, इसलिए हम इसको मूवेबल पुली के फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब यदि ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, x1 स्ट्रिंग का लेंथ है इसका, तो उसी तरह से इसका वैरी, या ये स्ट्रिंग का लेंथ वैरी करेगा जो कि पुली का लेंथ है x। तो पहले हम ब्लॉक और पुली के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो ब्लॉक का, फर्स्ट ब्लॉक का लेंथ x1 और पुली का लेंथ इस फिक्स्ड पुली से x है। फिर वो ऐसे ही इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखा, ये कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये v1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये v को रिप्रेजेंट करेगा 0, मीन्स v1 इज इक्वल टू माइनस v। तो ये रिजल्ट आ गया, v1 इज इक्वल टू माइनस v। इसका मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये पुली अप, वेलोसिटी से पुली अपवर्ड जा रहा है,
ब्लॉक उसी वेलोसिटी से ये पुली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो a1 इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर गया उतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। अब यहां पर हम लोग इस पुली के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक M1 का पोजीशन देखेंगे और ब्लॉक M2 का। तो ये यदि हम फिक्स लाइन ड्रॉ कर दें तो यहां से आप देखो इसका लेंथ यहां से लेके यहां तक x2 है और ये x है, इसलिए ये लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x। फिर इस ब्लॉक का पोजीशन पुली से देख लेंगे तो ये x3 माइनस x हो जाएगा। तो सम ऑफ द लेंथ रिमेन कांस्टेंट, तो यहां ये x2 माइनस x प्लस x3 माइनस x इज इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं, ये x1 ये पोजीशन है, हमको देखना है कि पुली का मोमेंट है, तो पुली का पोजीशन जो देख रहे हैं उस फिक्स के रेफरेंस में ही लेंगे। तो ये x2 माइनस x हो गया, तो x2 प्लस x3 माइनस 2x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये v2 मिला, ये v3 मिला, माइनस 2v इज इक्वल टू 0। इसी को हम एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख दें, a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया। तीसरा हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन देखें, थर्ड इस तरह का अरेंजमेंट है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक M1, दूसरा ब्लॉक M2। अब यहां पर ये ब्लॉक M1 और M2 और पुली ये वाला मूवेबल है, इसका मतलब जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही ब्लॉक का होगा। तो सम ऑफ द लेंथ रिमेन कांस्टेंट, वासी लेंगे, इसका मतलब ये ब्लॉक का लेंथ इस फिक्स पुली से x1 है, इस फिक्स पुली से इस पुली का टोटल लेंथ ये x2 इधर से हो गया और ये इधर से भी x2 हो गया। तो यहां पर ये x1 प्लस 2x2 कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 आ जाएगा, ये 2v2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो v1 इज इक्वल टू माइनस 2v2। और इसी को एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख देंगे तो a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली हो गया। ये चीज हमको बड़ा हेल्प करेगा डबल स्ट्रिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए, तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, a1 इज प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। अब मैन इन ए लिफ्ट, जैसे ये लिफ्ट है, एलिवेटर है, अब इस एलिवेटर में कोई पर्सन है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर के द्वारा लग रहा है n अपवर्ड और इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसका मोशन हम लोग देखेंगे तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं। सिंपली मान लो कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इधर एक फोर्स F1 लग रहा है, इधर एक फोर्स F2 लग रहा है। अब सपोज हमने कहा कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब F1 लार्जर होगा F2 से। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसी तरह से, ठीक से माउस से बगल में, ठीक से, अब इसी तरह से मान लो इस ब्लॉक का
मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब F2 ग्रेटर देन F1, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लो कि लिफ्ट मूव कर रहा अपवर्ड, तो अपवर्ड मोशन के लिए देखिए क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अपवर्ड तभी मूव करेगा जब नॉर्मल mg से ज्यादा होगा, मींस n ग्रेटर देन mg। अब इसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स क्या बन गया, नॉर्मल, तो n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a, तो नॉर्मल बिकम्स mg प्लस ma, नॉर्मल इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया, g प्लस a। इसका मतलब पहले नॉर्मल mg के इक्वल था, अब ये नॉर्मल बन गया नया, इसको हम नाम दे देते n डैश, और इसको हम लोग कहते हैं अपरेंट वेट, नॉट रियल। वो n इज इक्वल टू mg रियल है, तो जो अपरेंट वेट हो रहा है वो mg से डिफरेंट है, g में a ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ गया। तो बढ़ने से क्या होगा कि यदि हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट या एलिवेटर अपवर्ड जा रहा तो हमको अपना वेट हेवियर फील होगा, तो ये अपवर्ड मोशन हो गया। सेकेंड कंडीशन आ जाए डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन के मतलब है कि यहां पर mg डोमिनेट कर रहा है, तो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां नॉर्मल डिफरेंट n डैश ले लें, तो ये n डैश इज इक्वल टू बन जाएगा mg माइनस ma, तो n डैश इज इक्वल टू mg माइनस a। इसका मतलब g में a सब्ट्रैक्ट हो गया, तो नॉर्मल डिक्रीज कर गया, इसलिए यहां पर अपरेंट वेट डिक्रीज कर गया। तो ये जो अपरेंट वेट है, ये अपरेंट वेट mg माइनस a हो गया, ये ट्रू वेट से कम है, इसलिए लिफ्ट जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमको अपना वेट लाइटर फील होगा। तो ये मैन इन लिफ्ट का कंडीशन ये। अब मान लो ऐसा हो दोनों कंडीशन में, फर्स्ट और सेकंड दोनों, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के लिए, दोनों कंडीशन में यहां पर हम लोग ये यूज कर लें कि मान लो कि लिफ्ट या एलिवेटर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो। तो पहले वाले केस में n डैश mg बन गया फर्स्ट केस में, अपवर्ड केस में भी यहां पर a का वैल्यू जीरो डाल देंगे, और सेकेंड केस में डाउनवर्ड मोशन में भी n डैश mg के इक्वल हुआ। इसका मतलब जो रीडिंग देगा वेइंग मशीन या लिफ्ट में जो नॉर्मल का वैल्यू होगा वो mg के इक्वल ही होगा। क्लियर। अब डाउनवर्ड मोशन में ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में अपरेंट वेट या नॉर्मल का वैल्यू जीरो हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस, जो कि हमारा स्पेस शटल स्पेस क्राफ्ट में इस समय होता है कि जहां पर नॉर्मल जीरो हो जाता है तो वहां पर बिल्कुल वेटलेसनेस का कंडीशन आ जाता है। ये हम अपवर्ड मोशन के लिए देख लीजिए, अपरेंट वेट इंक्रीज कर गया एक्चुअल वेट से, डाउनवर्ड मोशन में अपरेंट वेट डिक्रीज कर गया एक्चुअल वेट से। लिफ्ट मूव कर रहा अपवर्ड या डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये आ गया n डैश इज इक्वल टू mg। सेकेंड कंडीशन में लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ g, मतलब a का वैल्यू g के इक्वल हो गया, तो वेटलेसनेस का कंडीशन आ जाएगा। अब आ जाए मैन ऑन ए रोप। यदि मान लो हम रोप पर बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, ठीक, अब हमको ऊपर जाना इजी है या नीचे आना इजी है वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैन अपने आप को हैंग किया हुआ है, तो इस कंडीशन में टेंशन T एक्ट कर रहा है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है। अब ये रोप पर क्लाइंब करता हुआ अपवर्ड जा रहा है, तो उस कंडीशन में अपवर्ड जाएगा, इसका मतलब T
माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू क्या बन गया, एम ए प्लस एम जी। तो टी का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, ए प्लस जी। इसका मतलब जब ऊपर चढ़ेगा तो जी प्लस ए, इसका मतलब टेंशन का वैल्यू ज्यादा, उसके ट्रू वेट से ज्यादा, इसलिए ऊपर चढ़ना डिफिकल्ट होता है। समझ में आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन, ये क्लाइम्स अप का कंडीशन आ गया। इसी तरह से क्लाइम्स डाउन, इस कंडीशन में बताओ क्या होगा, mg टेंशन से ज्यादा, नीचे आएगा तो mg टेंशन से ज्यादा, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए। तो टेंशन का वैल्यू क्या आ गया, mg माइनस ए। इसका मतलब नीचे आना इजी है। हो गया, चलो देख लें हमारा क्या रिजल्ट है। ये पर्सन ऑफ मास m climbs up a rope with acceleration a, the tension in the rope will be t is equal to mg plus a. A person of mass m climbs down a rope with acceleration a, the tension in the rope will be t mg minus a. ठीक, और फिर यदि यूनिफॉर्म स्पीड होगा दोनों कंडीशन में तो क्या होगा, ए का वैल्यू 0, तो नॉर्मल या टेंशन mg के इक्वल। आगे समझ में। अब आ जाए एटवुड मशीन। अभी हम लोगों ने बेसिक यही सीखा कि इस तरह से जब कनेक्टेड होगा ब्लॉक पुली के साथ तो टेंशन इक्वल होगा। ठीक, दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि जितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक M1 ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक M2 नीचे आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। तीसरा, स्ट्रिंग मासलेस, टाइट रहेगा, लूज नहीं रहेगा, उसके हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल है। ठीक है, तीन कंडीशन, टेंशन at each point on the string constant, equal and opposite, string is massless, inextensible, acceleration of block M1 is equal to acceleration of block M2, जितने एक्सेलरेशन से अपवर्ड उतना ही एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड। ठीक, अब इसका इक्वेशन, इसके इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसको फ्री बॉडी डायग्राम और शॉर्टकट में इसको FBD कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आप इसको कनेक्टेड पुली से ब्लॉक को सेपरेट कर दो। मतलब ये M1 है, इसको सेपरेट कर दो, स्ट्रिंग को कट कर दो, टेंशन T लगा और इसका वेट M1G। ये पहले वाले का ब्लॉक डायग्राम बन गया जिसको फ्री बॉडी डायग्राम कह रहे हैं। दूसरा M2, इसका भी टेंशन T लगेगा और ये M2G। अब यहां पर आपको ये गिवन नहीं है कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा ब्लॉक नीचे आ रहा है। आपको ये सिर्फ देखना है कि जिसका लेंथ ज्यादा है हम लोग
उसी को एज्यूम करेंगे कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है? M1, क्योंकि M1 का पोजीशन M2 के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड है, तो M1 नीचे आएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, और M2 कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। अब दो फोर्स एक्ट कर रहा है, T और mg। डाउनवर्ड के लिए mg माइनस टेंशन लिखेंगे, और अपवर्ड के लिए क्या लिखेंगे? T माइनस mg लिखेंगे। तो इसका मोशन डाउनवर्ड है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? m1g माइनस टेंशन m1 इंटू a। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। इसका मोशन अपवर्ड है, तो क्या लिखेंगे? T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। सेकेंड इक्वेशन समझ में आया? दोनों इक्वेशन 100%। अब दोनों को हमको ऐड करना है, दोनों को हमको ऐड करना है। पर्पस हमारा क्या है? हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि टेंशन निकाले और एक्सेलरेशन निकाले। तो यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, तो यहां पर m1g माइनस टेंशन m1 इंटू a, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। T और T कैंसिल। अब देखो सॉल्व करो तो क्या आ गया? m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन मिल गया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब में हम लोगों को एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है। तो m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसका वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में डाल के टेंशन निकालो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल करके टेंशन निकालो, देखो क्या आता टेंशन का वैल्यू। किसी भी इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन 1 में ही हम पुट कर दिया, 2 में ही पुट कर देते हैं, तो T इज इक्वल टू आ गया m2a का वैल्यू m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और माइनस m2g। अब इसमें आप m1 प्लस m2 एलसीएम ले लो, और यहां पर ये मल्टीप्लाई हो गया m2 m1 माइनस m2 स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस g कॉमन ले लेंगे, m1 m2 हो गया, और ये माइनस m2 स्क्वायर हो गया। m1 m2 बन गया ये, और माइनस m2 स्क्वायर हो गया m1 m2, और फिर माइनस m2 स्क्वायर, g कॉमन, तो m1 m2 ये क्या हो गया भाई? मिस्टेक है क्या मेरा? ओ ये m2 g इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो m2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इतना हम लिखना नहीं चाहते हैं, है ना, टाइम लगा। अब इसको डायरेक्टली देखो कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना, इरेज कर रहे हैं और आंसर भी मिलाना। एक्सलेशन लिखेंगे, कौन सा ब्लॉक आपकी तरफ आ रहा है, आप एज्यूम कर लो कि आप यहां पर हो, m1 आ रहा है, उसका साइन पॉजिटिव, कौन आपसे दूर जा रहा है, माइनस साइन, डिवाइड बाई टोटल मास। लेफ्ट साइड में किसका यूनिट है, एक्सलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट साइड में क्या यूनिट आ रहा है, कोई यूनिट नहीं आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए, तो जी से मल्टीप्लाई। देखो आंसर है भाई, बच गए, नो एफबीडी। अब टेंशन कैसे निकाले, दोनों स्ट्रिंग का मोशन, दोनों स्ट्रिंग का मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या बिल्कुल वर्टिकल है, एक का हॉरिजॉन्टल एक का वर्टिकल अलग केस आएगा, दोनों वर्टिकल है, इसलिए ट्वाइस मास का प्रोडक्ट, मास का सम, फिर यूनिटलेस नहीं हुआ, ये किलोग्राम दिया, ये किलोग्राम से कटा किलोग्राम रह गया, चेक करो, m1 m2 किलोग्राम स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 किलोग्राम, तो किलोग्राम रह गया, लेफ्ट साइड में क्या न्यूटन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बनता न्यूटन, इसका मतलब राइट साइड जी से मल्टीप्लाई डायरेक्टली। आ गया समझ में, लिखने का वे, दोनों स्ट्रिंग का मोशन किधर है, एक ही डायरेक्शन, इसलिए ट्वाइस हो गया, डिफरेंट होगा तो वन होगा, और ऊपर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा, इस चीज को याद रखना है। आ गया समझ में शॉर्टकट तरीका। चल, तो ये हो गया एक केस, अभी केसेस पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम अपने आप। अब क्वेश्चन सिंपल दिया रहेगा कि एक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक एक्सेलेरेशन निकालो, डायरेक्ट यूज करेंगे, एक बार हम लोग इक्वेशन को समझ लें। तो यहां पर रिजल्ट हमारा ये m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, दूसरा हमारा t माइनस m2g m2 इंटू ए इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमको इंटरेस्ट में 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट में सारी चीजें करनी है। अब हमें बीडी बनाएंगे तो टाइम ही निकल जाएगा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आ जाए ऐसा, नेक्स्ट कंडीशन में, हाँ अब क्वेश्चन क्या रहेगा, अभी तक A1 और टेंशन निकाले थे, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब थ्रस्ट ऑन द पुली, थ्रस्ट का मतलब फोर्स, पुली पर कितना फोर्स लगा, ठीक, ध्यान दो, पुली ये है, ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहां पर ये जो सपोर्टिंग एंड है, इनफैक्ट ये, इस पर कितना फोर्स लगा, इसको हम F कह दें, तो F को बैलेंस कौन कर रहा है, T, दोनों तरफ का T, इसलिए फोर्स जो लगेगा वो ट्वाइस ऑफ टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू कितना है, 2 m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इतना थ्रस्ट लगेगा, तो जो टेंशन का वैल्यू आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्रस्ट ऑन द पुली निकल जाएगा।
हो गया। चलो चेक कर लेते हैं, थ्रस्ट ऑन पुली यही आ रहा वैल्यू। नेक्स्ट आ जाए, इफ द पुली बिगिंस टू मूव विद एक्सेलरेशन ए नॉट, यदि पुली मूव करने लगे तो उस कंडीशन में देखो एक्सेलरेशन क्या बन गया, पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव करने लगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो अपरेंट वेट क्या होता है, mg प्लस ए। मैन क्लाइंब्स करके अपवर्ड जा रहा है तो टेंशन क्या बना था, mg प्लस ए। इसका मतलब अपवर्ड के लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होता है, g प्लस ए। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या था पहले, एक्सेलरेशन हमारा ये था, हाँ ये चेक करो, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, g प्लस ए नॉट। टेंशन कितना था, 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी था। अब ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ये मान लो ये पुल डाउनवर्ड आएगा तो क्या लिखोगे, गुड, जी माइनस ए नॉट और यहां जी माइनस ए नॉट। इफ द पुली बिगिंस टू मूव विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आगे समझ में, नोट कर लो। हो गया, तो यहां तक कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।